डॉट नेट कोर और एएसपी डॉट नेट कोर इंटरनली कैसे काम करता है, रिक्वेस्ट रिस्पांस पाइपलाइन आपकी कैसे काम करती है, होस्टिंग मॉडल आपका कैसे काम करता है, जो आपका एएसपी डॉट नेट कोर का जो कोर इंजन है वो किस तरह से काम करता है। इस वीडियो में हम लोग इन सारी चीज़ों को अनकवर करेंगे। मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। तो जनरली क्या होता है कि कोई भी डेवलपर जो है वो स्टार्ट कर देता है कोड करना, और जो है वो चीज़ें बिल्ड करना हम लोग शुरू कर देते हैं। पर क्या है कि बिहाइंड द सीन्स क्या चीज़ें हो रही हैं, क्या जो है उसका लॉजिक है, क्या वर्किंग है, किस तरह से चीज़ें जो है वो काम करती हैं, ये जो है समझना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये जो है वो फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट्स हैं। और जब आपके फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं तब आप एक जो है वो एक्सटेंसिबल, रोबस्ट, रिलायबल और जो आपका मेंटेनेबल सिस्टम होता है वो बना पाते हो। तो इस वीडियो के अंत तक ये सारी चीज़ें आप जो है बहुत अच्छे से समझ जाओगे। वीडियो अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको लगता है कि वीडियो किसी और के लिए हेल्पफुल होगा तो उनके साथ शेयर भी कीजिए। तो हम लोग समझ लेते हैं कि ये जो इंटरनल वर्किंग है ये समझना हमें ज़रूरी क्यों है, कि ऐसा क्या है कि हम लोग को जो है वो ये समझना चाहिए। तो जब आप कोड करते हो तो कोड में आपके बग आना ही आना होता है, और जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, जब आपको पता होता है कि कौन सी चीज़ किसके बाद आ रही है और कहाँ पर क्या चीज़ एग्जीक्यूट हो रही है, तो आप एग्जैक्टली वहाँ पर जाके जो है वो डिबग कर पाते हो, तो आपकी डिबगिंग जो है वो फास्टर हो जाती है। जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं तो आपको पता होता है कि एग्जैक्टली कौन सा कोड कहाँ पे लिखा जाना है और किस तरह से उसका स्ट्रक्चर आपको बनाना है, तो आपका कोड जो है वो क्लीन रहता है। आप जो है वो स्केलेबल एपीआई बिल्ड कर पाते हो, क्यों? क्योंकि आपको पता है कि कहाँ से चीज़ें आपकी जो है वो वायर अप होंगी, कौन सी चीज़ आपको कहाँ रखनी है और किस तरह से आपका जो है वो सिस्टम पूरा बिल्ड होगा। तो आपकी जो एपीआई बनती हैं वो स्केलेबल होती हैं, यानी कि आप जो है वो उनमें नई नई फंक्शनैलिटी ऐड कर सकते हो, और जो फंक्शनैलिटी आपकी जो है वो रिक्वायर्ड नहीं है उसको आप जो है वो रिमूव कर सकते हो। तो अपनी जो एपीआई है उसको आप नीड के हिसाब से स्केल कर सकते हो। जो भी सिस्टम आप बना रहे हो उनको आप नीड के साथ स्केल कर सकते हो, अगर आपको जो है वो इंटरनल वर्किंग पता है, अगर आपको कोर कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से पता है। अगर आपको मिडिल वेयर, डिपेंडेंसी इंजेक्शन और राउटिंग के कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से जो है वो समझ में आते हैं, तो आप इनका जो है वो बहुत अच्छे से यूज कर सकते हो और बहुत ही एक रोबस्ट और रिलायबल सिस्टम जो है बना सकते हो। क्योंकि ये जो है वो कोर कॉन्सेप्ट्स हैं कि आपका मिडिल वेयर कैसे काम करता है, डिपेंडेंसी इंजेक्शन आपका कैसे काम करता है, और राउटिंग आपका जो है वो कैसे काम करता है। अगर आप कोई इंटरव्यू देते हो तो आप जब, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर रहते हैं तो आप इंटरव्यू में जो है वो परफॉर्म करते हो एक बेहतर तरीके से, और अच्छे से आप जो है वो जवाब दे पाते हो। और ये जो कॉन्सेप्ट हैं आपके, जब आप किसी रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन पे काम करते हो तो वहाँ पर आप आर्किटेक्चर लेवल के डिसीजन जो है वो ले पाते हो, क्योंकि किसी भी एप्लीकेशन में कोड जो है वो सबसे बाद में होता है। सबसे पहले जो होता है वो होता है कि आप जो है वो क्या करने वाले हो, आपका गोल क्या है, और उसके हिसाब से आप जो है वो आर्किटेक्चर उसका बनाते हो कि किस तरह से आपका सिस्टम जो है वो होना चाहिए। और बहुत सारी चीज़ें होने के बाद लास्ट में हम लोग जो है वो कोडिंग शुरू करते हैं। तो अगर आप जो है कोडिंग ही पहले कर दोगे तो फिर आपकी बाकी की चीज़ें जो है वो मिसअप हो जाएंगी। इसलिए जो है वो इंटरनल्स आपके जो है वो समझना इनको बहुत ज़रूरी है, यानी कि जो जो कोर कॉन्सेप्ट हैं आपके डॉट नेट कोर के या एसपी डॉट नेट कोर के, वो कॉन्सेप्ट आपको समझ में आने चाहिए। और ये वीडियो आपको वो कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से जो है वो समझाएगा। तो सबसे पहले एक हम लोग एक हाई लेवल पिक्चर जो है वो समझ लेते हैं कि आपकी जो है वो रिक्वेस्ट रिस्पांस की जो जर्नी होती है वो कैसे काम करती है। तो आपके पास होता है एक ब्राउज़र, ठीक है। अब ये ब्राउज़र बेसिकली यूज़र इससे इंटरेक्ट करता है, और कोई भी यूआरएल यहाँ पर जो है आपका यूज़र एंटर करता है और उसके बाद में रिक्वेस्ट भेजता है। तो रिक्वेस्ट सबसे पहले कहाँ जाती है, वो जाती है केस्ट्रल के पास। अब केस्ट्रल क्या चीज़ है? केस्ट्रल आपका जो है वो एक सर्वर है, और ये आपका जो है वो क्रॉस प्लेटफॉर्म सर्वर है, इसकी हम लोग आगे बात करेंगे। अब केस्ट्रल आपका जो सर्वर है इसका काम ही होता है कि आपकी जो रिक्वेस्ट है उसको सर्व करना। तो यहाँ से केस्ट्रल क्या करता है, केस्ट्रल जो आपकी रिक्वेस्ट है वो एसपी डॉट नेट कोर की जो पाइपलाइन होती है, जिसको हम लोग मिडिल वेयर पाइपलाइन बोलते हैं, उसको ये रिक्वेस्ट जो है वो पास कर देता है। आपकी जो मिडिल वेयर पाइपलाइन होती है ये कई सारे कंपोनेंट से बनी होती है, इसको भी हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे, हाई लेवल पिक्चर है। तो कई सारे यहाँ पर जो है वो कंपोनेंट होते हैं कि पहले क्या होना चाहिए, फिर उसके बाद क्या होना चाहिए, फिर उसके बाद क्या होना चाहिए। ये एक जो है वो पाइपलाइन होती है, इसीलिए इसको पाइपलाइन बोलते हैं। और ये एक मिडिल वेयर होती है, यानी कि आपका जो रिक्वेस्ट रिस्पांस है उसके बीच में अगर आप कुछ करना चाहते हो कि आपको रिस्पांस मिले, इससे पहले कुछ चीज़ें हों, तो वो चीज़ें आपकी जो है वो मिडिल वेयर पाइपलाइन के थ्रू आप उनको अचीव करते हो।
जब मिडिलवेयर पाइपलाइन से आपकी रिक्वेस्ट जाती है तो फिर वो आती है आपकी राउटिंग पे, और राउटिंग बेसिकली ये डिसाइड करती है कि कौन सा एंड पॉइंट आपका जो है वो कॉल होगा। तो राउटिंग बेसिकली एक टेम्पलेट होता है आपका, जो ये डिसाइड करता है कि आपकी रिक्वेस्ट जो है वो किस एंड पॉइंट के लिए आई, यानी कि आप क्या कॉल कर रहे हो, क्या आपको जो है वो आपके जो यूआरएल है उसमें कौन सी चीज़ आपने जो है वो डाली हुई है, और उसके हिसाब से डिसाइड करता है कि आपका एंड पॉइंट जो है वो अवेलेबल है कि नहीं है। ठीक है, पहला कि अवेलेबल है कि नहीं है, दूसरा अगर अवेलेबल है तो एक्सेसिबल है कि नहीं है। वो सारी चीज़ें आपकी जो है वो यहाँ पर वैलिडेट होती हैं। सब कुछ जब सही होता है तो आपको मिलता है रिस्पॉन्स। ठीक है, अब एक चीज़ यहाँ पे देखो कि एक लाइन जो मैंने बनाई इधर से जो एरो है ये रिक्वेस्ट के लिए, तो एक तरफ से आपकी रिक्वेस्ट जाती है, और फिर जब आपकी रिक्वेस्ट की यहाँ पर जो है वो कंप्लीट होती है, आपकी रिक्वेस्ट जो कंप्लीट हो जाती है, तब क्या होता है कि आपका रिस्पांस शुरू होता है। तो एक ऊपर जो लाइन है आपकी, ये रिक्वेस्ट की लाइफ साइकिल है कि आप ब्राउज़र से जो है वो चलते हो, और सर्वर से होते हुए, मिडिल वेयर से होते हुए, राउटिंग और एंड पॉइंट जो है वो सारे कुछ आप कवर करते हुए रिस्पांस आपको यहाँ पे मिल जाता है। ठीक है, अब ये रिस्पांस तो यहाँ पे जनरेट हो गया, इस रिस्पांस का यहाँ पे क्या काम, यहाँ पे कोई काम नहीं है। तो क्या होगा, रिस्पांस आपका चाहिए किसको, रिस्पांस चाहिए आपको यूजर को जिसने रिक्वेस्ट करी है। तो रिस्पांस भी आपका जो है वो फिर वापस ट्रेवल करता है, इसी पाइपलाइन के थ्रू वापस जाता है, और फिर ये यूजर को यहाँ पर जो है वो मिलता है। तो एक तो आपकी जो है वो रिक्वेस्ट है, तो रिक्वेस्ट आपकी जो है वो इधर से शुरू होती है यहाँ पे, और यहाँ तक आती है इस एरो के डायरेक्शन में, और फिर रिस्पांस वापस आपका ट्रेवल करता है, और फिर आपका यहाँ पर जो है वो मिलता है यूजर को। रिस्पांस वापस ट्रेवल क्यों करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट समझना है आपको। ऐसा नहीं कि रिस्पांस ट्रेवल नहीं करता, सीधा रिस्पांस निकला और यूजर को मिल गया। रिस्पांस के साथ आप कई सारी चीज़ें कर सकते हो, जैसे रिस्पांस को आप फिल्टर कर सकते हो, रिस्पांस को आप फॉर्मेट कर सकते हो, और रिस्पांस को आप जो है वो कुछ और उस पर अगर आपको कांस्टेंट लगाना है तो आप जो है वो लगा सकते हो। तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर जो है वो कर सकते हो, इसलिए रिस्पांस भी आपका जो है वो पाइपलाइन से होते हुए जाता है। और जो आपकी मिडिलवेयर पाइपलाइन होती है, इसमें बेसिकली दो पार्ट होते हैं, एक्चुअली तीन पार्ट होते हैं। कि पहला, आप यहाँ पर आपकी जो मिडिलवेयर है, यहाँ पर आप मिडिलवेयर को नेक्स्ट कोई काम करे उससे पहले आप कोई काम करवा सकते हो। फिर आपकी जो है नेक्स्ट मिडिलवेयर एग्जीक्यूट होती है, और उसके बाद एग्जीक्यूशन के बाद भी आप यहाँ पे कोई काम जो है वो करवा सकते हो। तो बेसिकली मिडिलवेयर एग्जीक्यूट होने से पहले और मिडिलवेयर एग्जीक्यूट होने के बाद आप इस पर जो है वो कुछ लॉजिक यहाँ पर लिख सकते हो, और ये कैसे करते हैं मैं आपको जो है वो दिखाऊंगा। तो ये हाई लेवल एक आपका जो है वो ओवरव्यू मैंने आपको यहाँ पे दिया कि किस तरह से आपकी रिक्वेस्ट और रिस्पांस यहाँ पर जो है वो आपकी दिखती है, कि बिग पिक्चर क्या है और ये कंपोनेंट जो है वो क्या होते हैं, ताकि आपको चीज़ें जो है अच्छे से समझ में आए। यहाँ पर हम लोग समझते हैं कि रियल लाइफ एग्जांपल के थ्रू कि आपकी जो पाइपलाइन है बेसिकली, और जो आपका पूरा सिस्टम है वो कैसे काम करता है। तो अगर हम लोग एक एयरपोर्ट सिक्योरिटी फ्लो को हम लोग समझें यहाँ पर, तो आप अच्छे से समझ पाओगे। तो आपका जो एंट्री गेट है वो आपका केस्ट्रल है। आप समझ लो इसको, कि जो एंट्री गेट है, अगर आपको एयरपोर्ट में एंट्री लेनी है तो आप किसी एंट्री गेट से जाओगे, तो एंट्री गेट आपका केस्ट्रल है, उसमें सारी रिक्वेस्ट जो है वो यहीं से आएंगी। जो भी रिक्वेस्ट आपकी होगी वो केस्ट्रल के थ्रू आएगी। फिर आपके होते हैं सिक्योरिटी चेक्स, मल्टीपल सिक्योरिटी चेक आपके होते हैं, कि आपका जो है वो बैगेज चेक होता है, फिर आपका जो है वो पासपोर्ट चेक होता है, आपकी टिकट चेक होती है। तो ये सारे आपके जो है वो मिडिल वेयर हैं, कि आपका एक मिडिल वेयर होगा जो आपकी टिकट चेक करेगा, एक मिडिल वेयर आपका पासपोर्ट चेक करेगा, एक मिडिल वेयर आपका जो है वो जो आपका बैगेज है वो चेक करेगा, और एक मिडिल वेयर जो है आपका बैगेज को जो है वो लेके जाएगा। फिर आपका जो है वो बॉडी स्कैन होगा, फिर आपका जो है वो और सारी चीज़ें होती है। तो ये सारी मिडिल वेयर चेक्स में आती हैं, क्योंकि आप जो है वो डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें कर रहे हो, एक पाइपलाइन जैसी बनी हुई है। अगर आप एयरपोर्ट पे गए हो, या आपने जो है वो कोई सिस्टम ऐसा देखा जहाँ पे सिक्योरिटी चेक होती है, तो वहाँ पर क्या होता है कि आपके जो है वो मल्टीपल लेवल के आपके जो है वो चेक्स होते हैं, और बेसिकली एक पाइपलाइन जैसा बना होता है, जिसको कि हर एक जो आपका वहाँ पर पैसेंजर होता है उसको फॉलो करना पड़ता है। फिर आप जो है जाते हो बोर्डिंग गेट पे, तो वहाँ पे आपकी राउटिंग डिसाइड होती है कि किस गेट पे आपको जाना है। कई सारे गेट होते हैं, मल्टीपल गेट हो सकते हैं आपके। ठीक है, जैसे कि आपका यहाँ पे नंबर ऑफ़ गेट्स हैं, मान लो कि 1 से लेके और 10 गेट हैं, तो आप जो है वो सारे गेट पे नहीं जाओगे, आपको किसी एक गेट पे जाएगा। और ये गेट आपको कहाँ से मिलेगा, जब आपका यहाँ पे बोर्डिंग पास वाला मिडिल वे जब काम कर रहा होगा, तो वो डिसाइड करेगा कि आपका गेट नंबर कौन सा है। तो मान लो कि आपका गेट नंबर 3 है, तो आप जो है वो गेट नंबर 3 पे जाओगे, बाकी किसी गेट नंबर पे जाओगे तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। ठीक है, क्योंकि आपकी फ़्लाइट वहाँ पे नहीं रहेगी। तो इसी तरीके से कि अगर आप जो है वो किसी ऐसे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑथराइजेशन बेसिकली आप समझ सकते हो कि ऑथराइजेशन एक्शन में है, कि अगर आप किसी और गेट पे जाओगे तो आप वहाँ पे ऑथराइज नहीं हो। तो अगर आप किसी ऐसे एंड पॉइंट को एक्सेस करते हो जो एंड
पॉइंट अवेलेबल नहीं है, आप ऑथराइज नहीं हो, तो आपको जो है वो फिर रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा, यानी कि आप प्रॉपर जो है वो राउट नहीं ले रहे हो। उसके बाद में आपकी जो फ्लाइट है, एक्चुअल जो फ्लाइट है, बेसिकली आप कंट्रोलर या एंड पॉइंट समझ सकते हो उसको, कि अब आप अपनी फ्लाइट में जाके उड़ रहे हो या कि आपका एंड पॉइंट जो है वो एग्जीक्यूट हो रहा है। और उसके बाद जब आप लैंड करते हो तो आप वापस जो है वो एग्जिट करते हो, तो आपको यहाँ पे रिस्पांस मिलता है, यानी कि रिस्पांस, आप एग्जिट कर रहे हो, आप अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच गए हो। अब रिस्पांस को मैंने बताया था कि रिस्पांस आपका वापस ट्रेवल करता है। तो जब आप पहुंचते हो बेसिकली, तो फिर आपको जो है आपने जो बैगेज दिया होता है आपको कलेक्ट करना पड़ता है। अगर आप इंटरनेशनल फ्लाइट में हो तो आप बेहतर समझ पाओगे, आपको इमिग्रेशन जो है वो चेक उसके थ्रू जाना पड़ता है, और आपको जो है वहाँ पे अपना जो पासपोर्ट होता है उस पर आपको स्टैम्प वगैरह लगवाना पड़ता है। तो रिस्पॉन्स में भी कई सारी चीज़ें आपकी होती हैं, जो भी आपके जो उसका भी एक प्रॉपर पाइपलाइन होता है। तो यहाँ पर जब आप लैंड कर गए, उसके बाद फिर आप जो है वो वापस गेट से बाहर निकलने के लिए आपको एक और जो है वो पाइपलाइन फॉलो करनी पड़ेगी, तो वो आपकी रिवर्स पाइपलाइन हो जाती है। तो एक एनालॉजी है ये समझने के लिए कि कैसे आप जो है यहाँ पर समझ सकते हो। तो यहाँ पर आपका जो है वो फिर से एक बार रिव्यू कर देता हूँ मैं। एंट्री गेट आपका केस्ट्रल होता है, फिर मिडिल वेयर में डिफरेंट सिक्योरिटी चेक होते हैं, फिर आपका बोर्डिंग गेट जो है राउटिंग को रिप्रेजेंट करता है, फिर आपका जो एंड पॉइंट ऑफ फ्लाइट को रिप्रेजेंट करता है, और एग्जिट आपका रिस्पांस को रिप्रेजेंट करता है। और रिस्पांस आपका जो है वो वापस से पाइपलाइन के थ्रू ही जाता है, और वहाँ पर कई सारी चीज़ें आपकी होती हैं। अगर आप जो है वो कुछ इनअप्रोप्रिएट सामान लेके गए हो तो आपको रोक लिया जाएगा, और फिर आपको एक और प्रोसेस जो है वो करना पड़ेगा, फिर आप वापस जा पाओगे। ठीक है, तो ये समझने के हिसाब से, मेरे हिसाब से जो है आपको अच्छे से समझ में बात आ गई होगी। अगर कोई क्वेश्चन, कोई कंसर्न रह जाए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमेशा पूछ सकते हो। हम लोग समझ लेते हैं रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स। इस पर हम लोग काफ़ी बात करी है, पर आप इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझ लो। तो यहाँ पर ये आपका जैसे कि एक यूआरएल हो गया, फिर आपका यहाँ पर जैसे प्रोडक्ट है, तो हम लोग प्रोडक्ट्स को जो है वो पुल करने जा रहे हैं। तो बेसिकली क्या होता है कि आपका ब्राउज़र जो है वो रिक्वेस्ट सेंड करता है, जो कि आपकी HTTP टाइप की रिक्वेस्ट होती है, और ये सर्वर को रिक्वेस्ट जाती है। सर्वर कौन है? सर्वर हमारा यहाँ पर है केस्ट्रल। तो सारी रिक्वेस्ट केस्ट्रल के पास आ जाएंगी। केस्ट्रल आपका जो है वो बिल्ट इन वेब सर्वर है ASP.NET कोर में, जो कि क्रॉस प्लेटफॉर्म है, हाई परफॉर्मेंस है, और HTTP रॉ रिक्वेस्ट को हैंडल कर सकता है। तो जब रिक्वेस्ट आपकी केस्ट्रल के पास आती है, तो केस्ट्रल बेसिकली क्या करता है कि उस रिक्वेस्ट को आपका जो है वो ASP.NET कोर की जो पाइपलाइन है उसको रिक्वेस्ट पास ऑन कर देता है कि अब रिक्वेस्ट आई है, इसको आप जो है वो हैंडल करो। तो वो रिक्वेस्ट जाती है पाइपलाइन के पास। फिर पाइपलाइन में बेसिकली क्या होता है कि हम लोग यहाँ पर एक जो आपका ऐप है उसको प्रिपेयर करते हैं, जो कि आपका होता है होस्ट बिल्डर। और होस्ट बिल्डर बेसिकली क्या करता है, आपके ऐप को जो है वो प्रिपेयर करता है। तो होस्ट बिल्डर कई सारे काम करता है जो कि ऑटोमेटिकली होते हैं, आपको नहीं करने होते हैं, आपको बस समझने हैं। तो होस्ट बिल्डर क्या करता है, कॉन्फ़िगरेशन जो है सेटअप करता है, लॉगिंग सेटअप करता है, डिपेंडेंसी इंजेक्शन को सेटअप करता है, मिडिल वेयर पाइपलाइन को भी सेटअप करता है। तो आप समझ लो कि मिडिल वेयर पाइपलाइन कहाँ सेटअप होती है, आपके होस्ट बिल्डर में सेटअप होती है। इसकी भी हम लोग बात करेंगे। राउटिंग और सर्विसेज वगैरह को जो है कौन सेटअप करता है, आपका जो है वो होस्ट बिल्डर सेटअप करता है। और वो जो लाइन ऑफ कोड होता है बेसिकली मैं आपको दिखाऊंगा, तो वो आपके ऐप को सेटअप करता है, और उसके ऐप को सेटअप करने के साथ साथ ही ये सारी चीज़ें आपकी जो है वो सेटअप हो जाती हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो मैंने मिनिमल होस्टिंग मॉडल का कुछ कोड यहाँ पे रखा हुआ है। तो जब आप यहाँ पे कहते हो बार बिल्डर, और फिर कहते हो वेब एप्लीकेशन क्रिएट बिल्डर, बेसिकली जो क्रिएट बिल्डर है इसी की हम लोग यहाँ पर जो है बात कर रहे थे, कि आपका जो होस्ट बिल्डर होता है वो आपके ऐप को रेडी करता है। तो क्रिएट बिल्डर आप यहाँ पे जो है कॉल कर रहे हो आर्गूमेंट्स के साथ, तो बेसिकली ये क्रिएट बिल्डर इतनी सारी चीज़ें जो है वो आपके लिए करके दे रहा है। तो आप अगर सोचो कल को कि आपको जो है वो लॉगिंग वगैरह कहाँ से मिल रही है, डिपेंडेंसी इंजेक्शन आपका कहाँ से मिल रहा है, तो ये आपका जो होस्ट बिल्डर है वो आपको बना के दे रहा है सारी चीज़ें। यहाँ पर अगर आपका होस्ट बिल्डर नहीं होगा तो ये सारी चीज़ें आपको जो है वो नहीं मिलेंगी। फिर हम लोग क्या करते हैं, जो आपका बिल्डर बनता है, इस बिल्डर पे हम लोग जो है वो सर्विसेज ऐड कर सकते हैं। तो बिल्डर आपको सर्विसेज देता है, हम लोगों ने बात करी थी, बिल्डर आपको देता है सर्विसेज। अब इन सर्विसेज को हम लोग अपनी नीड के हिसाब से जो है वो कन्फिगर कर सकते हैं। तो हम लोग क्या कहेंगे, इसको बोलेंगे ऐड कंट्रोलर। तो यानी कंट्रोलर आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। अगर आप ऐड कंट्रोलर नहीं करोगे तो आपका जो एप्लीकेशन है वो कंट्रोलर को नहीं समझेगा। तो यहाँ पे हमने एक सर्विस क्या ऐड करी कि कंट्रोलर को आप समझ लो, और उसके बाद हम लोगों ने कहा कि इसको आप जो है वो बिल्ड कर दो। तो फाइनली सर्विसेज ऐड करने के बाद हम लोग जो है वो बिल्ड कर देते हैं। तो बिल्डर डॉट बिल्ड। तो पहले हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे जो है वो क्रिएट बिल्डर किया, बिल्डर हमारा बना, फिर बिल्डर पे सर्विसेज ऐड कर दी हम लोगों ने, और फिर हमने उसको बिल्ड कर दिया। तो हमें यहाँ पर उसको हम लोगों ने एक वेरिएबल में यहाँ पे रख लिया। तो इस वेरिएबल को हम लोगों ने बोला ऐप। इस वेरिएबल को आप XYZ कुछ भी बोल दो, पर ऐप बोलना लॉजिकल है, क्योंकि यही हमारा जो है एक्चुअल ऐप है, और इस पर अब हम लोग बहुत सारी चीज़ें करेंगे। तो यहाँ पे देखो, अब बेसिकली एक सेक्शन में हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अपना ऐप जो है उसको यहाँ पर कन्फिगर कर रहे हैं, सेटअप कर रहे हैं। और उसके बाद उस ऐप को हम लोग बोल रहे हैं कि एक्सटर्नली आपको और क्या क्या चीज़ें जो है वो करनी है। तो पहले सेक्शन में हम लोगों ने यहाँ पे अपना ऐप सेटअप किया। अब दूसरे में हमारा ऐप क्या यूज करेगा, तो आप कन्वेंशन बेसिकली यहाँ पे समझो कि क्या हो रहा है।
पहला पार्ट आपका यहाँ पे है, दूसरा पार्ट आपका यहाँ पे है। यहाँ पे हम लोग चीज़ों को जो है बिल्ड कर रहे हैं, सर्विस को ऐड कर रहे हैं। और जब आपका ऐप बिल्ड हो गया है तो अब हम करें कि हमारा ऐप क्या क्या और चीज़ें यूज कर ले। तो राउटिंग को यूज करें। राउटिंग हमारा जो है वो बेसिकली किस लिए काम आएगा, हमारे कंट्रोलर्स को जो है वो एंड पॉइंट मैप करने के काम आएगा। यहाँ पे हम लोगों ने लिखा भी है कि मैप कंट्रोलर्स, तो ये कंट्रोलर के एंड पॉइंट को मैप कर देगा। तो पहले हम लोगों ने कहा ऐड कंट्रोलर, तो कंट्रोलर की सर्विसेज हम लोगों ने ऐड करी। और फिर हम लोगों ने कहा मैप कंट्रोलर, तो ये बेसिकली यहाँ पर क्या है, ये वाली जो लाइन है ये बेसिकली एंड पॉइंट को मैप करने के लिए यूज हुई है। और ये कंट्रोलर जो हमारा जो सिस्टम है वो समझेगा कि कंट्रोलर्स यहाँ पे यूज करने, क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट अलग अलग होते हैं। जब मिनिमल एपीआई आपका जो होता है वो कंट्रोलर को यूज नहीं करता है, तो अगर आप यहाँ पे जो कंट्रोलर को ऐड नहीं करते हो तो आपका जो है वो ऐप डिफरेंट तरीके से ट्रीट किया जाएगा। अगर कंट्रोलर को ऐड करते हो तो डिफरेंट तरीके से ट्रीट किया जाएगा। अब यहाँ पे हम लोगों ने लिखा है यूज ऑथराइजेशन, तो यहाँ पे जो है वो ऑथराइजेशन आपका यूज होगा, जो आपका ऐप होगा वो ऑथराइजेशन को यूज करेगा। और इसके पहले यहाँ पे हम लोग एक लाइन और लिख सकते हैं यूज ऑथेंटिकेशन, तो आपका जो ऐप है वो ऑथेंटिकेशन को भी यूज करेगा। तो बेसिकली यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर ये जो जो हम लोग डिसाइड कर रहे हैं ये बेसिकली आपकी जो है वो पाइपलाइन हम लोग यहाँ पे बना रहे हैं कि क्या क्या चीज़ें आपकी ऐप को करनी चाहिए। यहाँ तक हम लोगों ने अपने ऐप को जो है बिल्ड किया है, ठीक है। ये आपका जो है वो पाइपलाइन बेसिकली नहीं है। यहाँ पे हम लोग अपना ऐप क्रिएट कर रहे हैं। हमारा जो एक्चुअल पाइपलाइन है वो आपका यहाँ से शुरू होता है कि अब ऐप जो है वो क्या क्या करेगा, ठीक है। तो यहाँ से आपका जो है वो शुरू होता है। और ये जो पाइपलाइन यहाँ पे आपकी जो है ये वाली, ये आपकी सिग्निफिकेंटली लॉन्ग हो सकती है। अभी हम लोग इसको और भी जो डिटेल में समझेंगे। तो सारी चीज़ें हो जाने के बाद आपका ऐप जो है वो रन हो जाएगा। और जब रन हो जाएगा तो बेसिकली क्या होगा कि आपका सारी चीज़ें एग्जीक्यूट होंगी और जो भी आपकी रिक्वेस्ट होगी उसके बाद में आपकी रिक्वेस्ट जो है सर्व की जाएगी। तो जब तक आपका ऐप रन नहीं होता है तब तक आपका कोई भी रिक्वेस्ट जो है वो सर्व नहीं होगा। और जब आपका ऐप रन होगा तब आपकी रिक्वेस्ट जो है वो सर्व होगी। सर्विस को हम लोग कैसे रजिस्टर करते हैं डीआई कंटेनर में, तो बेसिकली अगर अभी हम लोगों ने कंट्रोल की बात करी थी, कंट्रोल हम लोग इस तरह से ऐड किया है। अगर आपको सर्विसेज में जो है वो और सर्विसेज ऐड करनी है, अपनी कस्टम सर्विसेज ऐड करनी है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि हमारा जैसे कि आई प्रोडक्ट सर्विस हम लोगों ने बनाई प्रोडक्ट के लिए और उसको हम लोगों ने इंप्लीमेंट किया एज प्रोडक्ट सर्विस, तो हम उसको डिफरेंट तरीके से ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग सिंगलटन कर सकते हैं, ट्रांजिएंट कर सकते हैं, स्कोप कर सकते हैं और इस तरह से हम लोग जो है वो सर्विसेज को ऐड कर सकते हैं। तो सर्विसेज बेसिकली एक तरीके से आप मान लो कि ये आपका जो है एक हो गया स्टोरेज जैसा, एक स्टोरेज है। यहाँ पे सारी सर्विसेज हम लोगों ने रख दी हैं। कंट्रोलर को जो भी सर्विस चाहिए होगी कंट्रोलर जो है उसको कॉल करेगा। तो आपका जो डीआई कंटेनर है वो बेसिकली इस स्टोरेज में देखेगा कि ये सर्विस अवेलेबल है और यहाँ से उठा के दे देगा। नहीं अवेलेबल होगी तो आपको जो है वो रिस्पेक्टिवली एक्सेप्शन आएगा, बट यहाँ पे जाके चेक करेगा और यहीं से जो है वो उठा के वापस कर देगा कंट्रोलर को, कौन, डीआई कंटेनर। तो बेसिकली आपका जो है वो इस तरह से ऐड कर सकते हैं। सिंगलटन, ट्रांजिएंट और स्कोप्ड हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में समझेंगे। तो अभी बस आप समझ लो कि ये जो है सर्विस ऐड करने के 3 तरीके हैं और ये तरीके किस तरह से सर्विस को ऐड करते हैं और इनके जो है वो क्या फीचर्स होते हैं, क्या फंक्शनलिटी होती है, क्या लिमिटेशन होती हैं, डिटेल में नेक्स्ट वीडियो हम लोग करेंगे। तो ये आपका यहाँ पे जो है वो डीआई कंटेनर का इंट्रोडक्शन हो गया कि कैसे आप सर्विस को रजिस्टर करते हो। उसके बाद में आपकी जो मिडिल वेयर पाइपलाइन है वो बेसिकली क्या कर सकती है ये आपको समझना है। तो मिडिल वेयर पाइपलाइन को हम लोगों ने यहाँ पे समझा था कि ये आपकी मिडिल वेयर पाइपलाइन बन गई। ये बेसिकली क्या कर सकती है इसको आप समझ लो। मिडिल वेयर पाइपलाइन कैन रन कोड बिफोर नेक्स्ट कंपोनेंट। तो जो मिडिल वेयर पाइपलाइन है नेक्स्ट कंपोनेंट के पास जाए इससे पहले कुछ कोड रन कर सकती है। मैंने आपको शुरू में समझाया था। तो जो आपकी मिडिल वेयर पाइपलाइन है वो आगे जाने से पहले कुछ कोड एग्जीक्यूट कर सकती है और आगे जाके वापस आने के बाद भी कुछ कोड जो है वो एग्जीक्यूट कर सकती है। और उसके बाद में पाइपलाइन को स्टॉप भी कर सकती है, यानी कि आपका जो है उसको बोलते हैं हम लोग शॉर्ट सर्किटिंग। और रिक्वेस्ट और रिस्पांस को मॉडिफाई कर सकती है। दोनों चीज़ें, रिक्वेस्ट को भी मॉडिफाई कर सकती है और रिस्पांस को भी मॉडिफाई कर सकती है। इसलिए मैंने बोला था कि रिक्वेस्ट जाती है और रिस्पांस आपका आता है, तो दोनों पाइपलाइन के थ्रू जाते हैं, तो रिक्वेस्ट और रिस्पांस को मॉडिफाई किया जा सकता है। तो कैसे ये बेसिकली काम करता है कॉन्सेप्ट अभी आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। यहाँ पे मैंने जो है वो 2 एग्जाम्पल लिए हैं। पहला एक है यहाँ पर और दूसरा है यहाँ पर। तो यहाँ पर आप समझ लो कि ऐप डॉट यूज और हम लोग यहाँ पर कुछ हम लोगों ने जो मिडिल वेयर लिया हुआ है जिसको हम लोग बोल रहे हैं मिडिल वेयर बन। तो जब आप यहाँ पे इस मिडिल वेयर में आते हो, यहाँ से लेके यहाँ तक की बात कर रहे हैं हम लोग अभी, तो मिडिल वेयर के अंदर नेक्स्ट मिडिल वेयर आपकी यहाँ पे एग्जीक्यूट हो रही है। तो नेक्स्ट मिडिल वेयर आपकी एग्जीक्यूट हो इससे पहले आप यहाँ पर कुछ काम कर सकते हो, ठीक है, यहाँ पे कुछ काम कर सकते हो। फिर जब आपकी यहाँ पे कंट्रोल यहाँ पे आएगा तो ये नेक्स्ट मिडिल वेयर पे आ जाएगा, ऐसे नेक्स्ट मिडिल वेयर पे आ जाएगा। फिर नेक्स्ट मिडिल वेयर आपकी यहाँ पे जो है वो एग्जीक्यूट होगी। फिर से इसका एक नेक्स्ट और आगे रहेगा, जाते जाते कहीं से वापस आएगा तो फिर कंट्रोल आपका वापस आएगा, फिर ये एग्जीक्यूट होगा, फिर वापस आएगा, फिर ये एग्जीक्यूट होगा। तो आपकी जो मिडिल वेयर बेसिकली है ये क्या करती है कि
आपकी नेक्स्ट मिडिलवेयर एग्जीक्यूट हो इससे पहले आप यहाँ पे कुछ लॉजिक लिख सकते हो, और आपकी नेक्स्ट मिडिलवेयर एग्जीक्यूट हो जाए उसके बाद आप यहाँ पे कुछ लॉजिक लिख सकते हो। तो बेसिकली आप समझ लो कि ये आपका जो है वो रिक्वेस्ट के लिए हो गया और ये आपका रिस्पॉन्स के लिए हो गया। तो जब आपकी रिक्वेस्ट जा रही है तो आपकी जो है वो रिक्वेस्ट नेक्स्ट मिडिलवेयर को पास हो इससे पहले आप यहाँ पे कुछ चेंजेस कर सकते हो, और जब आपका रिस्पांस वापस आ रहा है तो वो रिस्पांस वापस जाए इससे पहले आप यहाँ पे मिडिलवेयर में कुछ चेंजेस जो है वो कर सकते हो। तो ये आपका जो है वो मिडिलवेयर का कॉन्सेप्ट है, और इसको हम लोग जो है वो प्रैक्टिकली करके देखेंगे नेक्स्ट जो हमारे वीडियोज आने वाले हैं उनमें, कि कैसे आप जो है वो यहाँ पे स्विच करते हो कि जब आप नेक्स्ट पे आए तो ये लाइन ऑफ कोड आपका एग्जीक्यूट नहीं होगा, आप सीधा यहाँ पे जो स्विच हो जाओगे, फिर आपका लॉजिक एग्जीक्यूट होगा। तो एक आपका जो है वो फॉरवर्ड वे होता है, ये लाइन एग्जीक्यूट होगी, फिर ये लाइन पे आप आओगे तो वापस आप यहाँ पे आ जाओगे, ये लाइन एग्जीक्यूट होगी, ये लाइन पे आओगे तो आप जो है वो नेक्स्ट मिडिलवेयर पे चले जाओगे, और फिर कहीं से आपकी जब टर्मिनेट होगी तो आप वापस आओगे, तो फिर पहले आप यहाँ पे आओगे, फिर यहाँ से आप यहाँ पे आओगे और फिर वापस निकल जाओगे। तो ये आपकी मिडिलवेयर पाइपलाइन जो है वो इस तरह से चलती है कि कैसे आपका मिडिलवेयर जो है वो काम करता है बिफोर और आफ्टर में। फिर आपका जो कंट्रोलर हम लोगों ने मैप किया था यहाँ पर कि ऐप डॉट मैप कंट्रोलर, तो जब आप मैप कंट्रोलर करते हो तो आप जो है वो राउटिंग यूज कर पाते हो, चाहे आप एट्रीब्यूट राउटिंग यूज करो चाहे कन्वेंशन राउटिंग यूज करो। आपका जो सिस्टम है वो समझता है कि आप यहाँ पर जो कंट्रोलर के एंड पॉइंट हैं वो आपने जो डिफाइन किए। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पर प्रोडक्ट्स बोल रहे हैं जो हम लोगों ने बोला था, तो यहाँ पे हम लोग जो है वो गेट प्रोडक्ट जब लिखेंगे तो जब हम लोग प्रोडक्ट यहाँ पे प्रोडक्ट्स कॉल करेंगे तो वो इस मेथड को कॉल करेगा गेट प्रोडक्ट्स को, और फिर जो सर्विस आपकी होगी वो आपको सारे प्रोडक्ट ला के दे देगी। तो ये सारे जो कन्वेंशन है वो आपको वहाँ पर डिफाइन करने पड़ते हैं अपनी पाइपलाइन में, और उसके हिसाब से आपका सिस्टम जो है वो समझता है कि कैसे आपका जो है वो सिस्टम काम कर रहा है। तो अगर आप यहाँ पे कंट्रोलर को मैप नहीं ऐप डॉट यूज कंट्रोलर नहीं करोगे और उसके बाद आप यहाँ पे जो है वो ये कोड लिखोगे तो ये वाला कोड आपका एग्जीक्यूट नहीं होगा, क्योंकि उसको पता ही नहीं होगा कि आप क्या करना चाह रहे हो या क्या चीज़ है ये। तो जब उसको पता होगा कि आपने जो है वो आपका ऐप जो है वो कंट्रोलर को यूज कर रहा है, तब उसको पता होगा कि बेसिकली इन सारी चीज़ों को उसको जो है कैसे डील करना है। बहुत सारे मिसकंसेप्शन होते हैं जिनको कि हम लोग समझ लेते हैं। कंट्रोलर्स कैन रन बिफोर मिडिलवेयर, ऐसा नहीं होता। कंट्रोलर जो है वो मिडिलवेयर से पहले रन नहीं होता है, कंट्रोलर जो है वो रन होता है सबसे बाद में। सबसे बाद में आपके एंड पॉइंट जो है वो कॉल होते हैं। मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था जो आपकी ये है आपकी यहाँ पर जो रिक्वेस्ट रिस्पांस का जो इमेज बनाया है, तो यहाँ पर आपके कंट्रोलर होते हैं एंड पॉइंट में, और कंट्रोलर के बाद ही आपको जो है वो यहाँ पे रिस्पांस मिलता है। तो कंट्रोलर आपके कभी भी जो है वो आपकी मिडिलवेयर से पहले रन नहीं हो सकते। तो ये मिसकंसेप्शन आपको जो है वो नहीं होना चाहिए। राउटिंग हैपेंस ऑटोमेटिकली, राउटिंग ऑटोमेटिकली नहीं होती, आपको राउटिंग जो है वो वहाँ पर जो है लिखना होता है कि यूज राउटिंग। हम लोगों ने देखा था कि हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे थे, हम लोग कर रहे थे ऐप डॉट यूज राउटिंग। तो जब आप यहाँ पे लिखते हो तो आपका सिस्टम जो है वो राउटिंग को समझता है, और फिर आपको जो अपना राउटिंग टेम्पलेट जो है वो डिफाइन करना पड़ता है। यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने कहा कि ऐड कंट्रोलर, और फिर हम लोगों ने कहा मैप कंट्रोलर। तो ये चीज़ें ऑलरेडी आपको करके दी गई हैं, इसको आप ऑटोमेटिक नहीं बोल सकते हो, ये आपको जो है वो करके दिया गया है, और इसको आप बेसिकली बेशक आप जो है वो इसको कस्टमाइज कर सकते हो अपनी नीड के हिसाब से। और जब आप जो है वो बिल्कुल स्क्रैच से ऐप बनाते हो और आप जो है वो कोई भी टेम्पलेट यूज नहीं करते हो, तो सारी चीज़ें आप जो है वो कन्फिगर करते हो। सबसे बेहतर तरीका पता क्या, सबसे बेहतर तरीका कि आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्रोजेक्ट बना के देखो। आप कंसोल ऐप बनाओ, आप वेब एपीआई बनाओ, आप एमवीसी का ऐप बनाओ, और आप जो है वो देखो कि सब में डिफरेंस क्या है। क्योंकि आपका जो ASP.NET कोर है बेसिकली ये आपका जो है वो शुरू होता है एज अ कंसोल ऐप, और फिर ये जो लाइन ऑफ कोड आपका है ये उसको कन्वर्ट करता है वेब एप्लीकेशन में। तो जो अगर आप बनाओगे कंसोल ऐप तो वहाँ पर आपका कोई भी जो है वो आपको राउटिंग वगैरह वहाँ पर नहीं मिलती है, पर उसमें आप सारी चीज़ें ऐड करके उसको एक फुल फ्लेज्ड वेब एप्लीकेशन, वेब एपीआई बना सकते हो। और जब आप ऐसा करते हो तो आपको चीज़ें जो है वो समझ में आती हैं। तो मैं किसी वीडियो में जो है वो आपको करके दिखाऊंगा कि कैसे हम लोग जो है वो कंसोल ऐप से पूरा का पूरा जो है अपना वेब एपीआई या फिर एमवीसी ऐप जो है वो कन्फिगर करते हैं। आपको वो करना नहीं है क्योंकि आपको बॉयलर प्लेट प्रोग्राम मिलते हैं, आपका जो है वो स्टार्ट फास्टर हो और आप जल्दी से जो है वो कोड लिख पाओ। पर वो ज़रूरी इसलिए होता है क्योंकि आप जो है वो समझो कि कॉन्सेप्ट क्या है और कैसे चीज़ें आपकी सेटअप की गई हैं। अगर आप जो है वो उसको नहीं समझोगे तो आप जो है वो स्केलेबल, रिलायबल और रोबस्ट सिस्टम जो है वो नहीं बना पाओगे। आप उसके अंदर की जो वर्किंग है उसको नहीं समझ पाओगे। अगर आपको स्पेसिफिक कोई चेंज करना है तो आप जो है वो नहीं कर पाओगे। आपको नहीं पता होगा कि आपकी राउटिंग क्यों नहीं काम कर रही है। अगर आपने कहीं कुछ मिस कर दिया तो आप समझ नहीं पाओगे कि आपका जो है वो ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन क्यों नहीं काम कर रहा है, आपके एंड पॉइंट क्यों नहीं हिट हो रहे हैं। पर अगर आपको ये चीज़ें पता रहेंगी तो आप वो सारी चीज़ें जो है अच्छे से हैंडल कर पाओगे। तो हम लोग जो है वो
आ जाते हैं वापस यहाँ पर। तो आपका जो DI एंड मिडिल वेयर ये सेपरेट हैं, ऐसा नहीं है। DI और मिडिल वेयर सेपरेट नहीं है। आपका जो मिडिल वेयर है बेसिकली वो डिपेंडेंसी इंजेक्शन का यूज करता है। और जब आप कंट्रोलर जो बेसिकली है क्या करता है, जब मांगता है कोई सर्विस, तो क्या होता है कि वो डिपेंडेंसी इंजेक्शन का जो कंट्रोलर होता है वो जो बेसिकली आपका जो मिडिल वेयर होता है उसके थ्रू ही जो है वो आपका कंट्रोलर को जो है वो ला के देता है आपकी सर्विसेज। तो DI और मिडिल वेयर जो है वो सेपरेट नहीं है। मिडिल वेयर ऑर्डर डजेंट मैटर, ऐसा बिल्कुल नहीं। मिडिल वेयर का ऑर्डर मैटर करता है। मैंने जो है वो जो टास्क मैनेजमेंट वाली API वाली सीरीज करवाई उसमें मैंने समझाया था कि आपका जो यूज ऑथराइजेशन है इसके ठीक ऊपर आपका यूज ऑथेंटिकेशन होना चाहिए। अगर वो यहाँ पे नीचे कहीं पे है तो फिर आपको जो है वो प्रॉब्लम रहेगी। तो यहाँ पे आपको जो है वो यूज ऑथराइजेशन के पहले यूज ऑथेंटिकेशन को जो है वो रखना होता है। और आपका जो और जो आपकी ऐसी जो आपकी मिडिल वेयर होती हैं जिनका कि सीक्वेंस मैटर करता है उनको आपको उसी सीक्वेंस में रखना होता है। तो सीक्वेंस डज मैटर और आपको ये पता होना चाहिए कि आपको जो है वो कौन सी मिडिल वेयर किस सीक्वेंस में रखनी है। तो ये सारी चीज़ें आपको जो है बहुत अच्छे से समझ में आनी चाहिए। तो ये बेसिकली यहाँ पर जो है वो एक कॉन्सेप्ट था कि आपका जो ASP.NET कोर है उसमें आपका जो है वो बेसिकली जो कोर कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं, तो उनको हम लोगों ने यहाँ पे कवर किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है वो डिपेंडेंसी इंजेक्शन को समझेंगे और हम लोग जो है वो सिंगलटन स्कोप्ड और ट्रांजिएंट को समझेंगे और किस तरह से हम लोग करते हैं। तो हम लोग जो है वहाँ पर एक प्रोग्राम बनाएंगे और उस प्रोग्राम के थ्रू हम लोग जो है उसको समझेंगे। तो वीडियो को जो है वो आप लाइक कीजिए, अपना फीडबैक दीजिए कमेंट में और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत सारे वीडियोज़ मैं यहाँ पे लेके आने वाला हूँ। और दैट बीइंग सेड ये वाला वीडियो हमारा यहीं पे जो है वो कंप्लीट हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।